सर क्लास नहीं चल रहा है। क्लास चल रहा है ना जी। गायत्री कुमारी, ये सब ऑनलाइन है। बैठ जाइए सब लोग, चल रहा है ना। चलिए, नेटवर्क इश्यू होगा बाबू आप में। ठीक है, सुनिए अब। देखिए बाबू, है सुनिए ना। जल्दी बैठिए। 10 मिनट में बोले 15 मिनट से ज्यादा हो गया है। आपको मेंस में रिजल्ट बनाने में और साथ ही साथ मेरिट में नाम लाने में मैथ और रीजनिंग का बहुत अहम रोल हमेशा से रहा है और इस बार भी रहेगा। संस्थान में पिछले कई वैकेंसी से 1275 पोस्ट की वैकेंसी हो या 2213 या 2446 पोस्ट की वैकेंसी हो, इन सभी वैकेंसियों में मैथ और रीजनिंग प्रभुराज सर करवाए हैं। और अगर आप प्रीलिम्स में बिहार एसआई फर्स्ट और सेकेंड बैच के बच्चे सर से प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, एग्जाम के बाद कुछ क्वेश्चन सर हमको एक ऐसा दिखाए, एकदम हूबहू डाटा के साथ था। एक शंकु का ऊंचाई 40 सेंटीमीटर ऐसे करके कुछ था। हमको उतना याद ना है, लेकिन सर इस बात की चर्चा कर देंगे। आप दरोगा फर्स्ट या सेकेंड एसआई बैच में मटेरियल खोल कर देखिएगा, हूबहू डाटा के साथ है मैथ का क्वेश्चन, जबकि हूबहू डाटा के साथ मैथ का क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। समझ गए ना। तो आपको उधर नहीं ध्यान देना है, हम पे ध्यान देना है। आप लोग का यही ना दोष है, आप लोग बैठल रहते हैं एग्जाम हॉल में, दिमाग चलता है कहीं और। जबकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन और आपके अलावा तीसरा कोई आना ही नहीं चाहिए। जैसे आप क्लासरूम में अभी बैठे हुए हम बोल रहे हैं आम, आप उधर कान लगा करके सुन रहे हैं इमली, हो जाएगा कटहल, और लेते रहिएगा बरगद। समझे। तो कम समय में ज्यादा देना है मैथ और रीजनिंग में भी, कम समय में मैथ और रीजनिंग में भी ज्यादा देना है। इसी वजह से कुछ मटेरियल सर देखिए अपने से हाथ से लिखे हैं। सर से जब आप पढ़िएगा तो सर का हैंड राइटिंग है। तो प्रभुराज सर भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैथ और रीजनिंग में मेहनत करेंगे। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे। अब कहिएगा ईपीडीएफ क्यों हाथ से लिख करके दिए हैं, ताकि आपको क्लास में लिखना कम पड़े और प्रोडक्टिविटी क्लास की ज्यादा हो सके। इसी वजह से फॉर्मूला सब जो है डेली बेसिस पर आपको लिख करके दिया जाएगा, ताकि कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव क्लास हो सके। और फिलहाल जब तक सर क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर देते हैं 18 और 21 वाला मैथ रीजनिंग का, 1 से 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में ये क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा। परसों तक में, बुधवार तक में हो जाएगा क्या सर? हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, बुधवार तक में हो जाएगा। इसके बाद अब मैथ और रीजनिंग में क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, ये बात भी हम थोड़ा आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। मैथ और रीजनिंग में डेली 25 क्वेश्चन सर आपको क्लास में करवाएंगे, और डेली 25 क्वेश्चन आपको घर पे करना है। 50 क्वेश्चन कम से कम मैथ रीजनिंग में डेली आपको 60 दिन तक करना ही करना है। और अगर नहीं कीजिएगा, हम लिख करके दे देते हैं, रिजल्ट नहीं होगा। अगर रिजल्ट हो गया तो मेरिट नहीं बनेगा।
मतलब ये शराप हम नहीं दे रहे हैं, आपका उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं। अरे यार, मैथ और रीजनिंग का वेटेज 20-25 है, आप डेली अगर 50 क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो फिर क्या मतलब रह जाता है। डेली 50 क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता, 1% नहीं। तो 25 क्वेश्चन सर आपको डेली, सबसे पहले तो 18 और 21 वाला मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करके ट्रेंड एनालिसिस कर देते हैं सर आपको, और उसके बाद बृहस्पतिवार से डेली सर आपको 25 गो क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का मिक्स लेकर के आएंगे, मिक्स क्वेश्चन 25 गो लेकर के आएंगे। देखिए, जिससे आपको फायदा होगा हम वो काम करेंगे, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा हम वो काम करेंगे। दूसरे का देखा देखी नहीं करना है, जैसे हम चला रहे हैं चलो, और नहीं चलना है भागो। क्या जी, है कि ना। तो मैथ में दो तरीका से काम करेंगे। एक तो पहली बात, 25 क्वेश्चन सर डेली क्लास में करवाएंगे और 25 क्वेश्चन घर पे आपको करना है। क्लास में जो सर आपको 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे वो मिक्स होगा। एग्जाम में जो आपका मेंस अप्रैल में होना है, उस मेंस एग्जाम में जो 20-25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके पूछा जाना है, उसी टाइप का 25 क्वेश्चन सर डेली लेकर के आएंगे 55-60 दिन तक। इसके बाद होमवर्क जो आपको देंगे उसका डिस्कशन तो क्लास में करवा देंगे, फिर होमवर्क घर पर बनाने के लिए जो 25 क्वेश्चन देंगे वो आपको चैप्टर वाइज देंगे। वो आपको क्या देंगे? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज देंगे। आप घर पे बनाइएगा, हो सकता है उस 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपसे बन जाए, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनी। वो जो 25 क्वेश्चन होमवर्क में सर आपको देंगे उसका भी डिस्कशन सर करवाएंगे। उसका डिस्कशन वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, या फिर रात के समय में 9 बजे के बाद, जब ये शुरू होगा 2-3 दिन के बाद तो हम टाइम निर्धारित कर देंगे। रात के समय में 45 मिनट से 50 मिनट या 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा का मैथ रीजनिंग का एक सेशन एप्लीकेशन पर लाइव होगा, जो वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लेकर के 25 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मिलेगा आप बना लीजिएगा रात के 9-10 बजे तक, 9 बजे तक बना लीजिएगा। 9 बजे के बाद उस क्वेश्चन का भी जो है लाइव डिस्कशन सर आपके साथ करेंगे। होगा कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी का मैथ अच्छा होगा, जिसका मैथ अच्छा होगा, जिसका मैथ कमजोर होगा उसको तो लाइव आकर के कर लेना है, और जिसका मैथ कमजोर है उसको तो लाइव आकर के कर लेना है, और जिसका मैथ अच्छा है, मान लिया जाए कि 25 क्वेश्चन में 15 गो हमसे बन गया, 10 गो नहीं बना है, तो तो उसको क्या करना है, वो जो 10 गो नहीं बना है उसके सॉल्यूशन को देखना है, यहां पर टाइम बचाना है, ये अच्छा स्ट्रेटजी अपनाना है। बात समझ रहे हैं? और बेस्ट होगा ये 2 दिन तक जो है इस बात पर हम और प्रभु राज सर विचार विमर्श किए हैं, और 2446, 2213, 1275 तीनों बैच में सर पढ़ाए हैं। तो उस आधार पर काफी मंथन के बाद हम तो जोर दे रहे थे कि नहीं क्लास में चैप्टर वाइज ही करवाइए, लेकिन फिर हमको भी लगा नहीं, जो अप्रैल में पूछेगा उस टाइप का 25 क्वेश्चन डेली कीजिए क्लास में, मिक्स क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज जो है होमवर्क दे देंगे, और उसका डिस्कशन रात को सर आकर के एप्लीकेशन पर करवा देंगे। जिसका मैथ कमजोर है वो रात को क्लास देख लीजिएगा, जिसका मैथ थोड़ा अच्छा है, जो क्वेश्चन बना ठीक है, नहीं बना उसका सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे, वहां पर आप टाइम बचा लेंगे। हम लोग कुल कंक्लूजन ये निकाले हैं, लोकतंत्र है, सत्ता की भागीदारी है, सत्ता की साझेदारी, क्वेश्चन नंबर 19 बहु ऑप्शन के साथ। तो हाँ, बताइए ठीक रहेगा ना? बोलिए बाबू। देखिए हाय की
अगर मान लिया जाए कि चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे, तो जो बच्चा कमजोर है उसको सिर्फ फायदा होगा, जिसका मैथ रीजनिंग पहले से थोड़ा अच्छा है उसको फायदा कम होगा। और इसमें मैक्सिमम बिहार एसआई फर्स्ट और सेकेंड बैच के बच्चा हैं। प्रीलिम्स तैयारी के दौरान भी मैथ रीजनिंग हम लोग करवाए हैं। लगभग मैथ रीजनिंग में जो है 70-80% मैथ रीजनिंग प्रीलिम्स के तैयारी के दौरान करवाया गया, हाँ या ना? तो बिहार एसआई फर्स्ट बैच सेकेंड बैच के बच्चा को भी ध्यान में रखते हुए ये तरीका हम लोग अपनाए हैं। तो काम वैसा करना है जिसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जिसमें लाभ ज्यादा हो, है कि ना? तो ई वाला सबको मिला, फॉर्मूला वाला है, शंकु वाला सब है, मिल गया है ना? और इसको देखना है, समझे ना? तो अब हम सर को माइक देते हैं, हम यहां बैठते हैं, समझे? हम भी थोड़ा मैथ देखते हैं, तो आप सब लोग कीजिए। हाँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम भी। आप सभी लोग प्रीलिम्स जब दिए होंगे तो सबसे ज्यादा मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए वो शंकुए था। 4 क्वेश्चन शंकु से पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीलिम्स 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के प्रश्न। प्रीलिम्स 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे फर्स्ट शिफ्ट में 12 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए थे। तो 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक प्रीलिम्स 18 जनवरी 2026 के 12वां क्वेश्चन है। तो आइए हम सभी लोग, पहले क्वेश्चन है शंकु से रिलेटेड। तो आइए हम लोग शंकु के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और शंकु के बारे में जब समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की पूरी ध्यान केवल और केवल बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि लिखने का झंझट है नहीं। तो लिखने का झंझट है नहीं, तो आप लोग अच्छे तरीकों से केवल समझने पर फोकस करिए, क्योंकि मैथ से जितना समझिएगा क्वेश्चन तो आप रूमों पे बना सकते हैं। तो समझना इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा। देखिए शंकु है, चलिए शंकु का फिगर तो आप लोग जानते होंगे, ये हुआ शंकु। अच्छा, सबसे पहला बात, अगर शंकु के बारे में आपसे ये पूछे शंकु शंकु का निर्माण किससे होता है, शंकु का निर्माण किससे होता है, तो आपको जवाब देना चाहिए शंकु का निर्माण होता है सेक्टर से। अब ये सेक्टर क्या है, तो ये सेक्टर है वृत्त का एक पार्ट। ये सेक्टर क्या है, वृत्त का एक पार्ट। जैसे हम आपको बताएं ये पूरा क्या है मेरे भाई, एक सर्कल है, सर्कल है। अब सर्कल में से कुछ एंगल ले लेगा, जैसे ये सर्कल है तो ये कंप्लीट 360 डिग्री होगा। हम इसी में से थोड़ा सा कुछ पार्ट ले लेते हैं, जैसे कुछ पार्ट ले लेते हैं। ये सर्कल का हम कुछ पार्ट ले लिए यहाँ पर, सपोज दैट ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 60 डिग्री। तो ये देखिए ये जो आपका सेक्टर है ना, यही सेक्टर टर्न होकर के क्या बनेगा, शंकु। यही सेक्टर टर्न होकर के शंकु बनेगा। अभी टर्न करवाएंगे, उससे पहले एक बात पहले हम पूछे थे, शंकु का निर्माण किससे होता है, सेक्टर से। क्योंकि आप देखे होंगे प्रीलिम्स के दौरान कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में बनाना, ये क्वेश्चन जब पूछा जा सकता है तो इन सभी बेसिक बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब तो शंकु का निर्माण किससे होता है, सेक्टर से होता है। लिखने की कोई झमेला नहीं है, सब बात लिखल है, बस ऊपर नीचे होगा लिखा हुआ। तो शंकु का निर्माण होता है सेक्टर से। फिर ये पूछ लेगा सेक्टर क्या है, तो सेक्टर क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, सर्कल का कुछ भाग है। सर्कल तो 360 डिग्री का, लेकिन ये सेक्टर अभी फिलहाल 60 डिग्री का। ये सेक्टर बढ़ा भी सकता है, हो सकता है कि सेक्टर कर दे 100 डिग्री का, हो सकता है 100 डिग्री का। जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है 135 डिग्री पर है, तो सेक्टर के एंगल बदल सकते हैं।
यानी हम आपको समझाना चाहते हैं शंकु का निर्माण होता है सेक्टर से, और ये सेक्टर क्या है, एक वृत्त का पार्ट है, वृत्त का पार्ट है। तो आइए सबसे पहले शंकु। अच्छा शंकु है, शंकु है तो ये शंकु का त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो आयतन, शंकु का आयतन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सुनिए समझिए, शंकु के आयतन से कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से टेंशन है। आपको यह समझना पड़ेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर एल, लेकिन ये पाई आर एल है क्या, ये जो आपको काला काला दिख रहा है, ये जो आपको काला काला दिख रहा है, यही क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है शंकु। आप लोग जब प्रीलिम्स के दौरान पढ़े होंगे तो हम आपको बर्थडे वाला टोपी ला करके समझाए थे, आपको याद होगा। तो वहीं से एक क्वेश्चन सेक्टर टर्न करके 135 डिग्री टर्न करके पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, ये जो है काला वाला, यही क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब देखिए संपूर्ण, नामे से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब भी ये तो काला वाला केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम ये नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला आपको क्या दिख रहा है, नीचे वाला आपको वृत्त दिख रहा है। तो यहां से भी इस बात का ध्यान रखिएगा, शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार, तो शंकु का आधार क्या होता है, एक प्रकार का वृत्त, एक प्रकार का वृत्त। क्योंकि कोई भी शंक्वाकार शेप होगा तो उसका निचला जो शेप होगा ना, वो एक सर्कल का शेप होगा। तो शंकु का आधार क्या है, एक प्रकार का वृत्त। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काला कलर वाला जो कि होता है पाई आर एल के बराबर। लेकिन जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये काला कलर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये नीचे वाला अगर हम सर्कल जोड़ देंगे तब तो पूरा हो जाएगा। तो नीचे वाला सर्कल क्या होता है, वृत्त का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो ना, यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर, अगर हम सभी पाई आर कॉमन ले लिए तो यहां से बचेगा एल, और यहां से सुनिए बहुत लोग को नहीं दिक्कत होगा, पाई आर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दूगो आर, आर स्क्वायर का मतलब हुआ दूगो आर है। तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचेगा, एक आर बचले रह गया। इसलिए शंकु का टोटल सरफेस एरिया हम लोग याद करते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इसके फॉर्मूले की कहानी खत्म। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का निर्माण किससे होता है, सेक्टर से होता है। शंकु का निर्माण सेक्टर से। सेक्टर क्या है, वृत्त का एक पार्ट है। शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त। शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त। अब आप ध्यान से देखिएगा, शंकु का आधार एक वृत्त। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा लेकर के चलते हैं ये समकोण। अच्छा ये जो शंकु का आपको दिख रहा है, ये जो शंकु का आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो काला कलर का आपको ट्रेंगल दिख रहा है, काला कलर का ट्रेंगल, ये कौन सा ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको एक समकोण त्रिभुज, एक दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज। अगर हम इसको अलग कर दें यहां से तो ये आपको है समकोण त्रिभुज, जिसमें ये आपको आर दिख रहा है, ये आपको एच, ये आपको आर दिख रहा है, ये आपको एच दिख रहा है, ये आपको एल दिख रहा है। बात के लिए अच्छा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होगा, कर्ण कौन सी भुजा, आर है कि एच है कि एल है, एल है, सही बात है, कर्ण एल है। आप हमें बताएंगे लंब क्या है, आधार क्या है, लंब है एच, आधार क्या है आर। कर्ण तक तो आप लोग ठीक बताए, लेकिन आर और एच आपने गलती बता दिया। प्रीलिम्स के दौरान भी आपको समझाए थे। तो यही बात हम लोग को समझना पड़ेगा, कुछ लोगों को याद भी है कि देखिए कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण फिक्स है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, इसमें नो डाउट।
ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, यानी कर्ण के रूप में यहां पर क्या बनेगा, एल। ये आप लोगों ने सही बताया। लेकिन जब आपसे कोई पूछे लंब, तो लंब और आधार बताने के लिए आपको पहले एंगल बताना पड़ेगा। किस एंगल के दृष्टिकोण से आप हमसे लंब पूछना चाहते हैं। जैसे अगर हम आपको यहां पर एंगल डिनोट कर दे इस एंगल के नजरिए से, तो इस एंगल के नजरिए से लंब बनेगा। देखिए, तो लंब क्या होता है जानते, कोण के सामने, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और कोण एंगल के सामने की भुजा लंब कहलाएगा। अगर कोई आपसे ये पूछे इस वाले एंगल के नजरिए से, इस वाले एंगल के नजरिए से, तो सुनिए, कर्ण तो फिक्स है, यही बनेगा। लेकिन इस वाले एंगल के नजरिए से लंब बन जाएगा ये आर, लंब बन जाएगा आर। फिर आधार बच गया। तो आधार की आइडेंटिफिकेशन नहीं होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कर्ण पहले से मालूम है, लंब पता चल गया, तो जो बचा है वह क्या होगा, आधार होगा। जो बचा है वह क्या होगा, तो आधार होगा। बात क्लियर। तो ये भी अब देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 9th-10th में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, याद आ रहा है कुछ। ये 90 डिग्री, ये हम लोग का आर है, ये एच है, ये एल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, कर्ण स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात क्लियर। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो आप यहां से एल नहीं निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंडर चढ़ जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात क्लियर। अगर आपको एल का मान निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको यहां से त्रिज्या का मान निकालना होगा, तो जरा आप इसी को ध्यान से देखोगे। देखिए, एल स्क्वायर है, हमें त्रिज्या चाहिए, तो ये एच स्क्वायर इधर आएगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो जाएगा, बराबर कितना, आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर ये है, इधर वर्ग है, हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर का एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर हो जाएगा। फिर हमने एल निकाल लिया, हमने आर निकाल लिया, अब हो सकता है एच निकालना पड़े, तो आप इसी को ध्यान से देखिएगा। इस बार हमें एच चाहिए, तो एल स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर है इधर लाएंगे तो माइनस का आर स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर में है, हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, इधर क्या आएगा, अंडर रूट। तो यहां से हम लोगों ने एच को भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये तीनों चीजें आपके एग्जाम में जरूरत है, देखिएगा निकालना पड़ेगा, हर जगह आप ट्रिपलेट से काम नहीं चला सकते। तो भाई एल का मतलब क्या, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच का मतलब क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये उस केस के लिए है जहां पर हम लोग ट्रिपलेट नहीं लगा पाएंगे। अब सुनिए, समकोण त्रिभुज आया है, तो समकोण त्रिभुज जब कभी भी आएगा तो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट तो अवे करेगा। और इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट न केवल एक चैप्टर में काम करता है, ये अनेकों चैप्टर में काम करते हैं। और प्रीलिम्स के दौरान भी हम आप लोग को कई चैप्टर में लिखाए होंगे, रीजनिंग के डायरेक्शन में, एनालॉजी में, ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में, अनेकों जगह ट्रिपलेट का यूज होता है। तो हम फिर से एक बार रिकॉल करा देते इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट का। आप लोग बताइए, 3-4 के साथ 5, फिर बताएंगे 5-12 के साथ 13, फिर उसके बाद 6-8-10, 6-8-10, फिर आप देखेंगे 9-12-15, 9-12-15, फिर आप देखेंगे 12-16 और 20। अब आप लोग को नए याद भुला गए क्या, 20-15 और 25, 20-15-25, फिर 24-7, हाँ आप लोग देख देख के बताइए, हो गया 15-8-17, 15-8-17, फिर 20-21 और 29, 20-21-29 हो जाएगा। इसके बाद 12-35 और 37, 12-35-37, 40-9 और 41, 40-9-41, फिर 60-11 और 61 होने के लिए ट्रिपलेट कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये डाटा एग्जाम में बहुत बार रिपीटेशन मोड में रहता है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में भी एक डाटा इस पर है, लेकिन एक डाटा इस पर है, इस पर है।
तो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आप लोग को याद भी है, कुछ लोगों को नहीं याद है, तो लिखा है, आप लोग याद करिएगा। अब ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी है ना वो आपका कर्व, ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी है ना वो आपका कर्व। अब ट्रिपलेट पकड़ेंगे कैसे? जैसे अगर आपको कहीं पर 15 8 दिख गया तो आपको याद होगा कि अच्छा त्रिभुज की दो भुजाएं 15 8 है, तीसरी भुजा है, हमको तो याद है 15 8 के साथ ट्रिपलेट क्या आता है 17, आपने निकाल लिया। लेकिन जिसे नहीं याद है उसके पास भी रास्ता है, लेकिन उसके पास फॉर्मूला वाला रास्ता है। जब तक वो फॉर्मूला निकालेगा तब तक तो आप क्वेश्चन बना दिए रहेंगे। तो और ये अनेकों चैप्टर में यूज होते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रिपलेट पकड़ने का तरीका, जैसे एक और हम आपको दें, जैसे कहीं पर भी अगर आपको 60 61 दिख जाए तो आपको दिख रहा है कि अच्छा ये 60 61 है, तो 60 61 के साथ ट्रिपलेट में आता है 11 11। ये हो गई ट्रिपलेट की जानकारी। अब सब चीज जानकारी हो गया, बस अब एक टर्न वाली जानकारी है, टर्न करने वाला। तो आप जरा ध्यान से देखोगे, जैसे ये शंकु है, शंकु है, ये शंकु का क्या है एक सेक्टर, ये शंकु का क्या है? अरे सर का तो क्लास है तो सर जाएंगे नहीं, आप लोग का काम है पढ़ाई करना। आप लोग आइए, ये क्या है थीटा, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये है सेक्टर। अब देखिएगा सेक्टर से ही हम लोग क्या बनाएंगे यहां पर शंकु, सेक्टर से ही हम लोग क्या बनाएंगे यहां पर शंकु। अब ये जो सेक्टर से आपका शंकु बना है ना, ये जो सेक्टर से आपका शंकु बना है, तो सुनिए, ये जो सेक्टर का त्रिज्या है ना वह शंकु का तिर्यक ऊंचाई बनेगा। जो सेक्टर की त्रिज्या है वह शंकु का तिर्यक ऊंचाई बनेगा, तिर्यक ऊंचाई। तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए, जो सेक्टर की त्रिज्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बनेगा। दूसरी बात, जो ये सेक्टर का चाप है, जो ये सेक्टर का चाप है, यही चाप टर्न होकर के क्या बनेगा आधार की परिधि, यही टर्न होकर के क्या बनेगा आधार की परिधि, यही टर्न होकर के क्या बनेगा आधार की परिधि। दो चीजें यहां से सीखना है, जो सेक्टर की त्रिज्याएं होंगे वह शंकु का तिर्यक ऊंचाई बनेगा, और जो चाप की लंबाई होगा वो आधार की परिधि बनेगा। अब एक चीज आपके लिए यहां पर नजर आ गया, सर चाप की लंबाई क्या होता है? तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर क्या 2 पाई आर। अच्छा एक बात बताइए, ये चाप जो वृत्त का ना एक पार्ट है, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का पार्ट है कितना डिग्री का पार्ट है थीटा एंगल, तो थीटा बट्टे 360। चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टे 360, और ये वृत्त की परिधि तो बच्चे से हम लोग जानते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखिए शंकु के बारे में अगर आपके पास इतनी जानकारी है तो शंकु के कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते सारी बातें वहां पर लिखा है, आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो रूम पे जाके पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम आपको बता दिए। अब थोड़ी सी हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिएगा, जैसे देखिएगा पहला प्रश्न है आपके सामने, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा शंकु का आयतन दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन बिहार दुर्गा वाला ही है, ठीक है। उसकी आधार का व्यास, अच्छा व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आप त्रिज्या बता सकते हैं। त्रिज्या क्या होता है भाई? त्रिज्या होता है 7, त्रिज्या क्या 7, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा, तो 14 का आधा 7, यानी त्रिज्या ऑलरेडी हमें मालूम है 7, हमें आयतन दे रखा है 1232। तो कथन है पहला दूसरा तीसरा सब सुनिए। सबसे पहले आपको प्रश्न में ही दे रखा है आयतन, शंकु का आयतन दे रखा है 1232, तो आप हमें बताइए ना शंकु का आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मतलब कितना 22/7, पाई का मतलब कितना 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो आर का मतलब 7 इंटू 7, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब एच। अब जरा ध्यान से देखिएगा, शंकु के आयतन को अगर आयतन के इक्वल कर दिए तो यहां से हमें ऊंचाई फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक साथ से तो एक साथ खत्म,
22 से काटिए, 22 पंचे 110, 123 में 110 घटा दीजिएगा तो 13, 13 पर 2, 22 छक्के 132, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 8 त्रिक कितना 24, 8 त्रिक 24, तो आपको ऊंचाई पता चल गया कितना 24, ऊंचाई पता चल गया 24। ये सभी जानकारी हमने प्रश्न में ही दिया था, आयतन दिया था, आयतन की मदद से हम लोग ऊंचाई निकाल लिए। अब एक बात बताइए, आयतन की मदद से हमने ऊंचाई निकाले, शंकु में तीन गो चीज होता है, आर, एच और एल। हमें त्रिज्या पहले से मालूम है, ऊंचाई हमने निकाला, तो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बताइए, 24 और 7 के साथ ट्रिपलेट में क्या आएगा 25, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता चल गया 25। यहां तक समझने में कोनो दिक्कत? अब सुनिएगा, कथन पहला है शंकु की ऊंचाई 22 है क्या ना, शंकु की ऊंचाई निकला है 24, तो पहला वाला गलत। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 है, बिल्कुल 25 है, दूसरा वाला क्या सही। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट आप लोगों ने सीखा है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या, त्रिज्या कितना 7, और एल का मतलब कितना 25, तो 7 से 7 खत्म, 25 गुने 22 कितना आ जाएगा 550 आएगा, तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा सही, यानी दूसरा और तीसरा सही है। सीनो जल्दी से इसको नोट करिए, सॉल्यूशन नोट करना है। इसके अलावा शंकु का एक क्वेश्चन बोला है किसी के पास, कोई दो लिए हैं क्वेश्चन, दो ने लिए हैं, है मेरे पास है। एक शंकु का क्वेश्चन इसी शिफ्ट में 11 नंबर है, 11 नंबर के क्वेश्चनों को पहले हम लोग देखेंगे। आप लोग बनाइए, सीखने के बाद 11 नंबर बनाइए। देखिए एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा है। जब नोट करिए ना थोड़ा फास्ट नोट करिएगा, अब इतना भी जल्दी नहीं कि होते ही हो गया। चलिए आ जाइए, हम लोग चलते हैं भाई 11 नंबर की तरफ। निकाले 11 नंबर को, आ जाइए भाई साहब 11 नंबर। देखिए त्रिज्या दे रखा है 7, ऊंचाई दे रखा है 24, तो भाई त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है, तो क्या हम सभी एल नहीं अपने मन से निकाल सकते हैं 25, 24 7 के साथ ट्रिपलेट में क्या आएगा 25। चलिए पहले देखिएगा, अच्छा कौन सा सही नहीं है, गलत ढूंढना है। तिरछी ऊंचाई 25 बिल्कुल सही है, वक्र पृष्ठीय, अच्छा आपको याद होगा तभी जस्ट निकाले थे, 24 7 वाला तो यही ना है, तो देखिए ना क्या निकालने की आवश्यकता है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 बिल्कुल है। अगर आपको याद होगा आयतनो 1232 से था, तो भाई क्वेश्चन तो एकदम एगो पे एगो फ्री था, ये क्वेश्चन एक पर एक फ्री था। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई साहब एक बात बताइए, जब 3 गो सही हो गया तो यही ना गलती होगा, तो यही गलती होगा, और जो गलत है वही हम लोग का क्या होगा उत्तर। तो हम लोगों का जो उत्तर है मेरे भाई वह क्या हो जाएगा डी, इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, तिरछी ऊंचाई मालूम है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट हम लोग निकाले थे। आयतन, आयतन निकालना होगा निकाल लीजिएगा घरे पे, 1/3 पाई, पाई का मतलब कितना हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना 7, तो 7 इंटू 7, और एच कितना है 24, कैलकुलेट कर लीजिए आप सभी। देखिए 7 से 7 है, 3 अट्ठे का 24, देखिए ध्यान से, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 और 154 अट्ठे 1232 हो जाएगा, तो आयतन 1232। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग निकाले थे, यादें था डाटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई का मतलब 22/7, आर एल त्रिज्या कितना मेरे भाई 7 है, और एल तिर्यक ऊंचाई जो कि कितना है 25 है, 7 से 7 काट लेंगे, 22 गुने 25 कितना 550,
तो ये सब सही था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक बात बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या हम पूरा मेहनत करेंगे? नहीं, हम आपको अभी तरीका समझाए थे। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप वृत्त का क्षेत्रफल लाके जोड़ दीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मालूम है 550, या फिर फॉर्मूले से बना लीजिए क्योंकि आप लोग का आदत होगा। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर, आर मतलब 7, पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल 25 है और आर कितना है 7। तो देखिए एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25 7 कितना 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 704। ये कितना दे रहेगा 6342 है। यही वाला गलत था, जो गलत था वही हम लोग का उत्तर था। एक क्वेश्चन और है शंकु का, आ जाइए आप। ये टर्न होने वाला होगा, आप लोग देख करके बताइए, टर्न करने वाला। हाँ 37 नंबर टर्न वाला है, आ जाइए 37। 24 24 24 24 में गोला शंकु सब है, वो सब छोड़ दीजिए। प्योर शंकु देखिए ना, प्योर शंकु अभी 37 आइए, 37 टर्न करने वाला। हाँ 30 भी है, 37 आइए ना पहले 37। आइए आप लोग का मन है 30 नंबर पहले देख लेते हैं। आइए 37, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्ताकार शीट से 135 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा जाता है। 135 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा गया, तो सपोज दैट मान लिया जाए, अब एंगल आप लोग नहीं कहिएगा सर ये तो बिल्कुल 135 नहीं लग रहा है, कहिए लग रहा है 135 डिग्री का है। एक वृत्ताकार शीट से 135 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा गया, दोनों त्रिज्याओं के सिरों को मिलाकर एक शंकु बनाया गया। दोनों सिराओं को मिलाकर क्या हुआ मेरे भाई, एक शंकु बनाया गया, एक शंकु बनाया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि वृत्ताकार शीट की त्रिज्याएं 24 है, वृत्ताकार शीट की त्रिज्याएं मतलब इसकी त्रिज्याएं आपको दे रखा है 24, इसकी त्रिज्याएं दे रखा है 24, वृत्ताकार शीट की त्रिज्याएं। चलिए अभी लिखाए थे, समझे थे आप कि जो शीट का जो त्रिज्यखंड का त्रिज्या होगा वह शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो भाई 24 है, तो तिर्यक ऊंचाई कितना होने जा रहा है 24, तिर्यक ऊंचाई 24। इसके अलावा हम आपको यह भी बताए थे कि जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगा, जो इसके चाप की लंबाई होगा, जो इसके चाप की लंबाई होगा वह शंकु के आधार की परिधि, वह शंकु के आधार की परिधि। तो इक्वल करिए, यहां इक्वल करने से हमें शंकु की आधार की त्रिज्या मिलेगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा, बताइए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई लिखाए हैं, लिखे हैं नोट्स में, चाप की लंबाई 2 पाई आर, त्रिज्या कितना है मेरे भाई 24, 2 पाई आर और थीटा बट्टे 360, थीटा कितना है 135 बट्टे कितना 360। तो ये है चाप की लंबाई, यानी इसकी लंबाई, चाप की लंबाई 2 पाई आर, आर की जगह 24, थीटा 135 बट्टे 360, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, शंकु के आधार की परिधि। और शंकु के आधार की परिधि हमें किस रूप में दिख रहा है, वृत्त के रूप में दिख रहा है। बताए भी थे शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त। तो वृत्त होता है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर तो हमें मालूम नहीं है, आर निकालना है। तो अगर हम सभी ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, फिर देखिएगा 45 तिया, 45 तिया और 45 अट्ठे, 45 तिया 45 अट्ठे और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 3 तिया कितना 9। तो भाई साहब त्रिज्या कितना आ गया 9, यानी ये त्रिज्या कितना है तो 9 है, ये त्रिज्या कितना है 9 है। अच्छा त्रिज्या निकालने तक में कोनो दिक्कत, अगर त्रिज्या निकालने तक में कोनो दिक्कत नहीं तो एगो तो भाई शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ये तो सही होगी। अब एक चीज देखिए ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इधर क्या है, अच्छा हमें ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है? पते नहीं कथी ढूंढना है। लेकिन एक बात बताइए, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि जो क्लियर है नहीं, एक वो तो जब माध माधिका बहुलक उसमें तो पूरे क्लियर ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमको जहां तक लगा वही गलत ढूंढना है, गलत ढूंढना है, मिलान गलत ढूंढना है। सुनिए ये सही है,
अच्छा, शंकु के आधार की परिधि, देखिए लिखा है ना, आपको बताए थे शंकु का आधार होता क्या है, वृत्त। अगर नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन कैसे लेते। तो आपको ये बात पूरा ध्यान रखिएगा कि शंकु का निर्माण किससे होता है, सेक्टर से। शंकु का निर्माण होता है सेक्टर से, और सेक्टर क्या होता है, एक वृत्त का पार्ट। सेक्टर क्या है, एक वृत्त का पार्ट। और शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त। तो इन्होंने लिखा वृत्ताकार आधार की परिधि। तो शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो पहला वाला का मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर त्रिज्या कितना निकला है, 9। तो 9 दूनी कितना, 18 पाई। तब तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 360 पाई है, आइए अच्छा एक बात देखिए, अब तो एकदम कंफर्म हो गया कि हम लोगों को गलते ढूंढना ही है, गलते ढूंढना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सी में क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। तो पाई की बजाय पाई और आर। त्रिज्या कितना निकला है शंकु का, 9। और तिर्यक ऊंचाई तो भाई आपको निकालना पड़ेगा। और यही तो तिर्यक ऊंचाई है। देखिए पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग ट्रिपलेट से काम चला लिए। हम आपको बताए भी थे हर जगह आप ट्रिपलेट नहीं लगा सकते। जैसे इस क्वेश्चन में क्या 24 9 के साथ ट्रिपलेट लगाइएगा, नहीं लगा पाइएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला की मदद से आपको एच निकालना पड़ेगा। हालांकि एल तो भाई हम लोग को मालूम है 24 है। तो 24 नंबर कितना, 216 पाई हो जाएगा, जो कि 360 पाई है। यही क्या गलत है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर। क्योंकि हमें लगता है गलत ढूंढना है, आपको यहाँ पर क्या ढूंढना था, गलत। गलत ढूंढना था, गलत। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर, क्योंकि ये गलत है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल जो कि 216 पाई के बराबर है, लेकिन यहाँ दिखा है 360, तो ये गलत है। अब सुनिएगा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसको निकालने के लिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर त्रिज्या आपको मालूम है, लेकिन ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई निकालने के लिए आपको वही समकोण त्रिभुज वाला एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में रहता तो ये निकालने के लिए जाते हैं नहीं, क्योंकि आपको गलत ढूंढना है। गलत ढूंढ लिए तो फिर आगे बढ़िए, ऊंचाई से कोई मतलब हमें है नहीं। लेकिन अगर ऊंचाई निकालना ही रहता, हम लोग शंकु का तो निकाल के ही देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर यहाँ पर हमें एच निकालना है, आप अपनी कॉपी में देखिए एच बराबर क्या लिखा है, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो एच बराबर एल, एल की जगह कितना है, 24। 24 का स्क्वायर 576 माइनस का आर स्क्वायर 9। 9 का स्क्वायर 81। तो एच बराबर देखिए 576 में से 81 जाएगा तो 495। और जानते ही 495 क्या है, 99 × 5। 99 × 5 कह सकते, या फिर इसको क्या कह सकते, 9 × 55। जानते हैं ये 55 नंबर, 9 × 55 है, 9 × 55, 9 × 55। अच्छा 9 का वर्गमूल नहीं निकल जाएगा 3, यानी 3√55, 3√55। शंकु की ऊंचाई निकल गया 3√55। अच्छा शंकु की ऊंचाई निकालने में कोनो दिक्कत, अगर ऊंचाई निकालने में कोनो दिक्कत नहीं तब आप आयतन निकाल सकते हैं घर बैठ के। घर बैठ के आयतन नहीं निकालिएगा, नोट कर लीजिए। देख रहे हैं आपके प्रीलिम्स का लेवल। मेंस का कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आप प्रीलिम्स के दौरान पढ़ रहे हैं और जो मेंस के दौरान पढ़ेंगे। इतना करिए काफी है। प्रीलिम्स के दौरान भी हम आपको कहते रहते हैं जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वो काफी है। बस पढ़ने का एक तरीका होता है, अध्ययन करिए, समझ बूझ करके अध्ययन करिए, रिवीजन करिए। बातचीत नहीं, होशियार सब बातचीत नहीं करते हैं। ए, तो कथी होता है।
अब आएंगे हम लोग 30 नंबर पे। 30 नंबर को भी देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर का ही वह प्रश्न है जो आप लोग के मटेरियल का संभवतः कितना नंबर क्वेश्चन है इसका ना 30 नंबर है। वो आपके मटेरियल का कितना नंबर होगा? आपके मटेरियल का होगा पूरा एकदम महाराज ऐसा जो जब देखिए प्रीलिम्स के दौरान आपको बताते थे जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, मतलब नोट से सेव करता है। आपके नोट्स का ये क्वेश्चन होगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग जा करके, फर्स्ट बैच में होगा एडवांस ना, एडवांस मेंसुरेशन 3D पीडीएफ। पीडीएफ ये क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आप जा करके देखिएगा, रूम पे पीडीएफ परले होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन, आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले अभी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा तो सोच सकते हैं, समझ रहे हैं। मैथ का डाटा तक मिलता है और हम ही मिला सकते हैं, केवल हर एग्जाम में होता है। अरे इससे पहले एएसओ का एग्जाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा, आप टेस्ट पेपर में देखे होंगे दूगो फिगर काउंटिंग पूछा था, जो पढ़ाए वही पूछ रही क्या, डाटा के साथ, ऑप्शन के साथ। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था, x माइनस 1/x बराबर 3 है, x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 आपके मटेरियल में भी होगा, अभी तक परले होगा। आप देखिएगा x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x के पावर 7 x प्लस 1/x के पावर 7 का मान क्या होगा, बीपीएससी एसओ में पूछा गया था, यही पूछा था। और केवल हम यही आपके एग्जाम में आपके बैच में भी करवाए हैं, केवल साते वाला, वो भी निगेटिव नहीं कराए हैं, क्योंकि हमें मालूम है निगेटिव अभी इतना एडवांस नहीं बना है बिहार, ये इतने मुश्किल पूछना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग 30 नंबर, तो 30 नंबर तो आप लोग पढ़े हैं, आइए पुनः हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए एक शंकु की ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर है, एक शंकु की ऊंचाई जो है ना आपका 40 सेंटीमीटर है, ये है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है आपका 40 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई जो है ना आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आधार के समांतर काटा गया, तो काटा हुआ का आयतन मूल शंकु के आयतन का, देखिए मूल शंकु के आयतन और ये काटा गया शंकु यानी छोटका शंकु, तो देखिए ये है बड़का शंकु। अब इसमें हम क्या करेंगे जानते हैं, एगो छोटका शंकु कहीं से कट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर एकदम छोटू सा शंकु, चले छोटका शंकु है। अब एक बात बताइएगा ध्यान से, तो देखिएगा काटा हुआ शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 1/64 है। इस छोटकिनमा का जो आयतन है ना मूल शंकु के आयतन का कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1/64, ये 64 है तो 64 का 1। अब देखिएगा यहां से यहीं पर हम आपको समझाए भी थे, इसका ऊंचाई निकालने के लिए या फिर त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा, और ये क्यूब रूट काहे करना पड़ता है, तो सिमिलरिटी से त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो इक्वल हो जाता है। सिमिलरिटी इसमें जब ज्योमेट्री का रूल फेंटिएगा तो ये त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का आपस में इक्वल होता है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये बड़का शंकु का होगा, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर एच, और ये छोटका शंकु तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अगर हम रेशियो लेंगे 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, ये बचा आर स्क्वायर एच, इधरों बचा आर स्क्वायर एच। हम अभी क्या बोले, आर और एच का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो जब आर और एच का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो एच को हटा के आर ले लेंगे, या फिर हम आर स्क्वायर को ही हटा के एच स्क्वायर ले लेंगे, तो एच स्क्वायर इंटू एच कितना एच क्यूब, तो इधर भी हो जाएगा एच क्यूब। तो ये जो दिया है ना वो क्या है एच क्यूब, जो आपका आयतन है वह क्या है केवल एच क्यूब है। तो इसका अगर हम लोग क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, 64 का क्यूब रूट 4 और 1 का क्यूब रूट कितना 1, इसका मतलब ये हुआ बड़े शंकु की ऊंचाई है 4 तो छोटके शंकु की ऊंचाई है 1, बड़के शंकु की ऊंचाई 4 है तो छोटके शंकु की ऊंचाई 1 है। तो देखिए बड़का शंकु की ऊंचाई यानी कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक, कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक 4 है, इस छोटकिनमा का 1 है, तो फिर बचल यहां से जो यहां पर है ये कितना होगा 3, ये कितना हो जाएगा 3,
और हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, तो बताएं कि उस शंकु कोण को आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया, कितनी ऊंचाई पर। तो भाई कितनी ऊंचाई पर काटे, 3। कितनी ऊंचाई पर काटे हम लोग, 3। ये जो छोटका शंकु है वह 3 ऊंचाई पर काटा गया, 3 ऊंचाई पर काटा गया। तो देखिए ना, हमें मालूम है एक शंकु की ऊंचाई, पर के शंकु की ऊंचाई 4 रेशियो है, लेकिन प्रश्न में तो 40 दे रखा है। प्रश्न में 40 है लेकिन यहाँ 4 है। कितनी ऊंचाई पर काटा गया है छोटकिनमा शंकु को, तो 3 ऊंचाई पर काटा गया है। इंटू का 3 कर देंगे, 4 से कटेगा 10, 10 दिया कितना, 30। चलिए छपैया करिए। आइए एक कॉन्सेप्ट की और चर्चा और कर लेते, एपी के बारे में बस। हमें भी मालूम, हम भी भूखले हैं, सच बोल रहे हैं, भूखले हैं। आप बैठ के पढ़ रहे हैं, हम भोरे 7:30 बजे से चिकर रहे हैं। पहले दिन तो थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, दूसरा दिन बढ़िया हो ही जाएगा। बस केवल दूसरा नंबर क्वेश्चन एपी का एक कॉन्सेप्ट जिक्र करते हैं, फिर छुट्टी, बाय बाय। चलिए 30 के बाद हम लोग चलेंगे, हम लोग सीधे दोनों। कुछ लोग कमेंट करके हैं सर दरोगा सेकंड बैच वाले को फ्री मिले। देखिए भाई, फर्स्ट बैच सेकंड बैच वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको मेंस बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग आ जाइए दूसरा नंबर। चलिए बस लास्ट कॉन्सेप्ट है, परेशान नहीं होना है, 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगा, 5 मिनट से ज्यादा का ये टॉपिक नहीं है। देखिए एपी, आप ध्यान से देखेंगे, एपी इसमें पूछा गया है 1275 के क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीलिम्स के दौरान एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें एपी जीपी सब मिक्स है। ऐसा नहीं है कि एपी जीपी इसी बार पूछा गया है, आप 2446 पोस्ट के मेंस को देखेंगे, वहां पर भी जीपी से क्वेश्चन है। और जीपी नहीं, जीपी में ट्रिग्नोमेट्री फिटले है, तो आपके एग्जाम में भी काफी शानदार है। फिलहाल हम आपके साथ एपी की चर्चा करते हैं, जब सेट वाइज करेंगे तो वहां पर जीपी के प्रश्न डाल देंगे, तो जीपी की चर्चा कर देंगे। तो आइए एपी, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं एपी, और वो चैप्टर था 5 नंबर। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। अब देखिए एपी में क्या क्या आएगा, जैसे एपी में एनमा पद, एपी में एनमा पद, अगर हम सभी एनमा पद की बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं टीएन, और टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। अब इसमें बहुत सारी चीज आया, ए आया, एन आया, डी आया। तो ए का मतलब क्या होगा जानते हैं, ए का मतलब होगा प्रथम पद, ए का मतलब होगा प्रथम पद, और डी का मतलब क्या होते हैं जानते हैं, सार्व अंतर। डी का मतलब होगा सार्व अंतर, और एन का मतलब होगा टर्म। एन का मतलब है टर्म, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे पद, और टीएन का मतलब होता है एनमा पद। टीएन का मतलब क्या होगा, एनमा पद, एनमा पद। तो इसमें जितने भी चीजें थे हम आपको बता दिए। ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या होता है, सार्वंतर, एन क्या है, टर्म, और टीएन क्या है, एनमा पद। अब रह गई बात एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल वहां पर, डू बताइए ना, क्या है, डू है कि तीन है, लाइक किधर है, पलटाइयो के नहीं रख रहे, 3 5 7 11, 3 5 7 11, 3 5 7 11, भाई गलती लिखा गया, वो 11 को 9 बना दीजिए। 3 5 7 11 नहीं होता है, 9 होता है, 3 5 7 9 बनाइए उसको। चलिए 3 5 7 9, डॉट 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 डॉट। चलिए 11 को 9 बनाएंगे आप लोग। देखिए एक उदाहरण है, 3 5 7 9, ये डॉट डॉट, आपको पहचानना है क्या ये एपी का सीरीज है, बिल्कुल है। ये जस्ट लाइक एक एपी का सीरीज है, ये क्या है, एपी का सीरीज, एपी का सीरीज, ये क्या है, एपी का सीरीज, ये क्या है, एपी का सीरीज, ये क्या है, एपी का सीरीज।
अगर ये एपी का सीरीज है तो ए मतलब प्रथम पद, इसका प्रथम पद कौन है 3, यही कहलाएगा ए। अब देखिएगा डी, डी का मतलब क्या है सार्व अंतर। अब डी को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। जानते हैं सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद माइनस का पहला पद। जरूरी नहीं कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, इसको आप इस रूप में कह सकते हैं, कोई भी पद लीजिए उसमें से पिछला वाला को घटा दीजिए, कोई भी पद लीजिए उसमें से पिछला वाला को घटा दीजिए, डी आएगा। जैसे तीसरा पद, अगर किसी का मन होगा सर तीसरा पद, अगर आपने तीसरा पद लिया है तो तीसरा से पिछला कौन होता है दूसरा पद, दूसरा पद आप घटा दीजिए, ठीक है, दूसरा पद आप घटा दीजिए। तो यही किसको डिनोट करता है, डी को। डी का मतलब क्या होता है, दूसरा पद माइनस का पहला पद, बस इतना ही समझिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट पूछ लेते कि सर तीसरा पद से दूसरा घटाएंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई भी पद लीजिए उसमें से अगर उसका पिछला घटा दीजिएगा तो डी आएगा। जैसे यहां पर दूसरा पद कितना है 5, देखिए पद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आगे आता रहेगा। तो डी का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना 5 माइनस पहला पद कितना 3, 5 में से 3 गया कितना आएगा 2, तो डी का मान आ गया 2। अगर डी का मान 2 आ गया, चलिए इसके बाद तो इसमें और कुछ समझना है नहीं, ए और डी समझा दिया, मेन यही समझाना था। तो अब ये हो गया। अब देखिएगा टी एन बराबर हम आपको लिखाए दिए, एनवा पद बराबर क्या होता है टी एन प्लस, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें ए डी सब समझा दिए। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा गया जो अब हम आपको समझाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे आठवां पद, आठवां पद, आठवां पद, आठवां पद, तो आठवां पद का मतलब क्या होगा T8, आठवां पद का मतलब T8। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले एक क्वेश्चन पूरे बउआ की तरह समझेंगे, फिर हम लोग बउआ से थोड़ा सियाना बन जाएंगे। तो देखिए एक, ए का मतलब ए ही है, प्लस एन का मतलब कितना 8, 8 माइनस का 1 और डी है यहाँ पे। तो भाई ए प्लस 8 में से एक गया तो 7, और 7 को डी से गुना करेंगे 7D। एक और समझते हैं बच्चे की तरह, 10वां पद। अगर हम 10वां पद बात करेंगे तो T10, T10 का मतलब क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ए प्लस देखिए एन, एन की जगह कितना लेंगे 10 लेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। तो आप बताएंगे 10 में से एक गया 9, 9D। अब एक ऑब्जर्व करिए, अब आपको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। देखिए जब हमने आपको कहा 8वां पद निकालिए तो क्या रिजल्ट मिला a प्लस 7D। जब हमने कहा 10वां पद निकालिए तो रिजल्ट मिला a प्लस 9D। तो आपको कोनो पद कहेगा ना निकालने के लिए, ए तो अबे करेगा, कोनो पद कहेगा निकालने के लिए ए तो आएगा ही आएगा। और सुनिए डी 8वां बोलेंगे ना तो 7D, एक कम, 10वां बोले ना तो एक कम 9D। अब हम आपसे कुछ डायरेक्ट पूछते हैं, देखिए ये सभी में आएगा, ये सभी में आएगा। अगर 8वां पद पूछा तो एक कम 7D, 10वां पद पूछा एक कम 9D। अब अगर हम आपसे पूछने चाहे 15वां पद बताइए जल्दी से, a प्लस 14D, सही बात है। अगर आपसे कोई पूछे 20वां पद, 20वां पद का मतलब हो जाएगा a प्लस का 19D। अगर आपसे कोई पूछे 27वां पद, a प्लस का 26D, a प्लस का 26D। बात क्लियर है। तो ये भाई कोई भी पद पूछेगा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। आपसे कोई पूछेगा 100वां पद, a प्लस 99D। चलिए ये बातें आपने समझ, और आपका क्वेश्चन यही से है। लेकिन इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा और समझने का प्रयास करते। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ गए, इसको कहा जाता है एनवां पद। लेकिन अब एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल Sn, Sn किसको डिनोट करेगा योग को, Sn किसको डिनोट करता है योग को डिनोट करता है। और Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना d। एक दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू का प्रथम पद
प्रथम पद प्लस का प्रथम पद प्लस का अंतिम पद, प्रथम पद प्लस का अंतिम पद। देखिए योगफल निकालने के दो फॉर्मूले, पहला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। जैसे पीछे एक एग्जांपल लिए थे हम लोग 3, 5, 7, 9, 11 फिक्स कर देते। इस बार अनंत नहीं लगल है, इस बार अनंत नहीं लगल है, तो यहाँ पर कितने टर्म है? 5 टर्म है, 5 टर्म है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के जगह 3, अंतिम पद के जगह 11। बात क्लियर। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होगा तब हम लोग इस वाले फॉर्मूला से निकाल देंगे, क्योंकि जल्दी देगा उत्तर। लेकिन जब हमें प्रथम पद तो मालूम ही रहेगा, लेकिन जब हमें अंतिम पद नहीं मालूम रहेगा तो इस वाला, अगर प्रथम पद के साथ अंतिम पद भी मालूम रहेगा इस वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर इस वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यहाँ तीन ही बात याद करने की आवश्यकता है आपको। टीएनमा का मतलब एनमा पद, टीएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनमा पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एसएन, एसएन के दो फॉर्मूले n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा n/2 इंटू का प्रथम पद प्लस का अंतिम पद। बात के लिए अब आइए अपने प्रश्नों की ओर। अगर हम लोग अपने प्रश्नों की ओर आने का प्रयास करिएगा, समझ लिए है ना, देखिए बहुत जल्दी बना लेंगे। एक बात बताओ, एक कारखाने में एसी का उत्पादन हर वर्ष एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है। वही डिफरेंस नहीं बोले थे, डी हर जगह समान आएगा। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, इसमें डी देखिएगा ना हर जगह समान होगा। देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो देखिए वहां लिखा था हर वर्ष एक समान दर से उत्पादन हो रहा है, तो इसका मतलब यही ना, हर वर्ष समान दर से वह बढ़ रहा है। ठीक है, यही लाइन को मतलब उन्होंने, ये तो संख्या के फॉर्म में हम लोग समझे, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में समझाया है कि हर वर्ष समान मात्रा में उत्पादन हो रहा है, आगे बढ़ रहा था उत्पादन। चलिए, तो एक कारखाने में एसी का उत्पादन हर वर्ष एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। कारखाने में 8वें वर्ष में 18,000 और 10वें वर्ष में 24,600 एसी बनते। एक बात बताइए, 8वें वर्ष में कारखाने में कितना? 18,000, 8वें वर्ष में 18,000 और 10वें वर्ष में 24,600। तो भाई साहब 8वें वर्ष में, तो 8वें वर्ष को हम लोग कैसे लिखेंगे? 8वें वर्ष को हम लोग लिखेंगे ए प्लस का 7d, और 10वें वर्ष को कैसे लिखिएगा? ए प्लस 9d। 10वें वर्ष को कैसे लिखेंगे? ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। अब देखिए एक बात बताइए, 8वां वर्ष वाला बड़का होगा कि 10वां वर्ष वाला? 10वां वर्ष वाला, 10वां वर्ष वाला बड़ा होगा। तो बस ध्यान से देखिएगा, 10वां वर्ष वाला, तो 10वां वर्ष को हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई? ए प्लस 9d, ये 10वां वाला, और 10वां वाला में से हम लोग 8वां वाला घटा देंगे। 8वां वाला को कैसे लिखोगे आप? ए प्लस का 7d, ए प्लस का 7, या फिर ऐसे समझो, ऐसे समझना आपके लिए आसान है, ए प्लस 9d, 10वां पद मतलब ए प्लस 9d जो कि 24,600 है। फिर ध्यान से देखना, 8वां पद को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए प्लस का 7d, और इसकी जानकारी कितना है? 18,000। चलिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बचपन में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम लोगों के शिक्षक समझाते थे सिंबल चेंज करिए, सिंबल प्लस रहेगा माइनस बना दीजिए, माइनस रहेगा प्लस बना देंगे, प्लस है माइनस बना दिए, प्लस है माइनस बना दिए, प्लस है माइनस बना दिए, प्लस से माइनस खत्म। 9d में से 7d गया, 9d में से 7d जाएगा 2d, 24,600 में से 18,000 गया 6600। ओके, अच्छा 2d बराबर 6600 आया है, यहां तक समझने में कोनो दिक्कत किसी को नहीं। अब सुनिएगा, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है 5वें और 9वें वर्ष के उत्पादन का अंतर, 5वें वर्ष और 9वें वर्ष के उत्पादन का अंतर। देखिए 5वें वर्ष और 9वें वर्ष के उत्पादन का अंतर, 5वां वर्ष वाला बड़ा होगा कि 9वां वर्ष वाला? 9वां वर्ष वाला। तो भाई 9वां वर्ष को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 8d,
ए प्लस का 8D, इसमें से 5वां वर्ष वाला ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, यही ना हुआ अंतर। अंतर का मतलब क्या हुआ, 9वें वर्ष में से 5वां वर्ष घटा दीजिए, वही आपका अंतर आ जाएगा। तो जरा देखो ना अंतर क्या आएगा, अंतर बराबर 9वें वर्ष में से हम लोग 5वां वर्ष घटाएंगे, तो देखिए ए प्लस 8D माइनस का ए माइनस का 4D, नहीं कहेंगे माइनस ए से प्लस से अपने घर चला गया, तो 8D में से 4D गया 4D, बोर्ड को क्या हो गया, आगे आगे आगे, 8D में से 4D गया तो कितना आ जाएगा 4D, बस यही तो निकालना है। 2D का मान मालूम है 6600 है, तो 4D यहीं पर 2 गुना कर देंगे, यहीं पर इसका क्या कर देते 2 गुना, तो 6600 का डबल कितना आ जाएगा 13200, तो 4D का मतलब कितना आ जाएगा 13200, यही तो था आपका उत्तर, कितना आ जाएगा सी नंबर। रुकिए बैठिए एक मिनट और, पहले नोट करिएगा तब समझ जाइएगा। नोट कर लिया है, देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट दे दो थोड़ा, 1 मिनट देखते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स के दौरान मैथ का सपनों ने क्या था किताबों ने पलटाए होंगे, तो अब वैसे स्टूडेंट के लिए मेंस में दिक्कत होगा ही, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा बहुत कम समय बचता है, तो बहुत कम समय बचता है, तो हम आपको इस कम समय में बेहतर बनाने के लिए ये क्या एक प्रकार का चैप्टर ही वाइज ना कह सकते हैं, पूरा जो टॉपिक आया उस टॉपिक को हम क्लियर करते चले गए। तो हम सभी स्टूडेंट को ध्यान में रख रहे हैं, जो फ्रेशर होंगे जो प्रीलिम्स के दौरान नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी हम टॉपिक वाइज व्यवस्था करके हैं कि हर दिन कुछ कुछ टॉपिक लेते आएंगे, और जो पढ़ लिए उनके लिए तो बहुत रामबान है। तो आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग पुनः कल के क्लास में, और थोड़ा खा पी करके आया करिए, हड़बड़ी नहीं है। क्या चीज महाराज, मेंस का स्टूडेंट शायरी सुनेगा। तो हम लोग मिलते हैं पुनः कल के क्लास में, ठीक है। दरोगा का टाइमिंग क्या 10 से 2 है ना, आप लोग का टाइमिंग 10 से 2 है, लेकिन मान के चलिए 15 मिनट लेटे होगा, ठीक है भाई। मेंस है, प्रीलिम्स के दौरान भूख लग जाता था, लेकिन मेंस के दौरान रिजल्ट का भूख चढ़ना हो चाहिए, भूख ठंडा तभी होगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मेंस वाले आप लोग हैं, ठीक है, मिलते हैं ऑनलाइन वाले पुनः हम सभी लोग कल के क्लास में, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों का, अब थोड़ा हमको भी निकलने दीजिएगा, ठीक है।